डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिगेशन का पार्ट थर्ड, या यूँ कह लो कि लास्ट पार्ट। एलिगेशन के पहले 2 वीडियो हमने डाले हैं, जिसमें हमने एलिगेशन के बेसिक क्वेश्चन, अनुपात वाले क्वेश्चन को डिटेल में एक्स मान के कैसे कर सकते हैं या अनुपात बराबर करके कैसे कर सकते हैं, और कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम को देखते हुए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले 2 पार्टों में कवर किए हुए हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह गए थे, जो हमने पहले 2 वीडियो में जिनको डिस्कस नहीं किया था, आज उस वाले क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे बारी बारी करके। पिछले 2 वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पढ़ाए थे वो भी इंपॉर्टेंट है, जो आज हम बताएंगे ये भी आने वाले एग्जामों को देखते हुए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। हम ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे जो बेसिक क्वेश्चन बुकों में है, हालांकि ये भी बुक के हैं, लेकिन किसी न किसी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही बताएंगे आपको, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं बताएंगे। पहले 2 वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि हम किस तरह के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं और किस तरह बता रहे हैं, अनुपातिक तौर पे बता रहे हैं, एक्स मान के बता रहे हैं। हम आपको एक्स मान के कई बार क्वेश्चन बता चुके हैं, आप जल्दी कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हैं या एक्स मान के कैसे कर सकते हो, दोनों कॉन्सेप्ट हमने बताए थे। जो बच्चे नए हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं, जिनको बेसिक आता है वो अनुपातिक मेथड को या नई ट्रिक द्वारा कैसे क्वेश्चन के आंसर को आप जल्दी निकाल पाएँ वो भी हमने बताया हुआ है। आज उसी तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो आए हुए एग्जामों के क्वेश्चन हैं, और इनको हम लोग कैसे कर सकते हैं, कम से कम समय में कैसे कर सकते हैं, ये आपको हम बताएंगे। ठीक है, फिर आज से हम शुरू करते हैं। देखिए, ये एलिगेशन का लास्ट पार्ट होगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो लगभग हम कवर कर लेंगे। उसके बाद एलिगेशन खत्म हो जाएगा, उसके आगे जो भी चैप्टर होगा वो चैप्टर हम लोग देखेंगे। फिलहाल देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। किसी परीक्षा में 2400 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें 70% छात्र और 58% छात्राएँ सफल हुई। यदि कुल 1560 विद्यार्थी सफल हुए हैं तो कुल कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। देखिए, एक परीक्षा में 2400 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, इसका मतलब है कि 2400 बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठे थे। उसमें से कह रहे हैं कि जो बच्चे पास हुए हैं, यानी स्टूडेंट, मेल छात्र, ठीक है, छात्र का मतलब कितने लड़के, बॉयज, 70% बच्चे पास हुए और 58% बच्चियाँ, यानी फीमेल कैंडिडेट गर्ल, ठीक है, 58% लड़कियां पास हुई हैं। और कह रहे हैं यदि कुल 1560, यानी लड़की और लड़का मिला के टोटल कितने लोग पास हुए हैं, टोटल पास हुए हैं 1560 विद्यार्थी सफल हुए हैं, तो कुल कितने छात्र यानी कितने मेल यानी कितने बॉय परीक्षा में सम्मिलित हुए थे या परीक्षा में बैठे हुए थे। पास हुए थे, फेल हुए थे, इससे मतलब नहीं, आपको ये निकालना है कि परीक्षा में कितने लड़के बैठे थे एग्जाम देने के लिए, और टोटल विद्यार्थी कितने आए थे। विद्यार्थी में मेल फीमेल दोनों आते हैं, तो कितने विद्यार्थी एग्जाम देने आए थे, 2400 देने आए थे। देखिए, इसमें से मेल कैंडिडेट यानी बॉयज पास हुए हैं कितने, आप यहां लिख दो, बॉयज पास हुए हैं कितने, 70%, और लड़कियां पास हुई कितने परसेंट, 58%। अब देखो, यदि कुल 1560 यानी 2400 बच्चे एग्जाम देने आए हैं, जिसमें से पास केवल हुए 1560 बच्चे। अगर 1560 बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, कितने बच्चे पास हुए हैं, 1560 बच्चे पास हुए, कितने में से, 2400 में से। अगर देख लेते हैं कि टोटल कितने प्रतिशत छात्र, ठीक है, कितने बच्चे टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं, तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो जितने बच्चे पास हुए, 1560 स्टूडेंट पास हुए हैं, कितने में से, 2400 में, तो परसेंटेज में जानना है कि कितने परसेंट ओवरऑल पूरे स्कूल का कितना रिजल्ट आया है। तो आप टोटल जितने बच्चे पास हुए 1560, 2400 में से और 100 से गुणा कर दोगे तो ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने प्रतिशत बच्चे एग्जाम में क्वालिफाई कर गए हैं। तो अब 00 से ये वाले 00 काट लो, उसके बाद 4 से काट लो, 4 छंग हो जाएगा 24, और 4 से काट देंगे, 4 से 12, 4 9 का 36, 6 से काट लो, कितनी बार में चला जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, और 6 7 8 9 और 6 पंचे 30। इसका मतलब पूरे विद्यालय में 65% बच्चे पास हुए, तो आप 65% बीच में लिख दीजिए। एलिगेशन वाले तरीके से लगा रहे हैं इसको हम लोग, ये हो गया। अब देखिए, लड़के पास हुए 70%, लड़कियां पास हुई 58%, टोटल स्कूल में विद्यार्थी पास हुए 65%। आप घटा लेंगे इसमें 58 से 65 या 70 से 65 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5% इधर बचेगा, और 65 से 58 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 58 59 60 2 7% इधर बचेगा। अब इसका रेशियो बनाओगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, अनुपात बनेगा कितना, 7:5।
इसका ये मतलब है जो 7:5 बना है, इसका ये मतलब है कि लड़के 7 पास हो रहे हैं तो लड़कियां कितनी 5 पास हो रही हैं। यानी 12 के ग्रुप में से 7 लड़के पास होंगे और 5 लड़कियां पास होंगी। हमने पूछा है कि टोटल कितने छात्र यानी कितने लड़के एग्जाम में बैठे हुए थे, सम्मिलित हुए थे। देखो क्या लिखा है, कुल कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, टोटल कितने लड़के एग्जाम में बैठे थे। कुल विद्यार्थी और कुल लड़के दोनों अलग अलग बातें हैं। टोटल विद्यार्थी तो 2400 आए थे, उसमें से लड़के कितने थे ये निकालना है। और हमने पूछा कितने एग्जाम में सम्मिलित हुए थे, ये नहीं पूछा कि कितने पास हुए थे। ठीक है, तो टोटल बच्चे कितने एग्जाम में बैठे थे 2400। इसमें से बताना है कितने बच्चे पास हुए, तो बच्चों का रेशियो कितना है 7, तो इंटू में लिखेंगे 7 और बटे में लिखेंगे टोटल है, तो 7 5 कितना 12, 12 से काट देंगे तो 12 दूना 24 और 7 दूनी 14। इसका मतलब है कि 1400 बच्चे पास हुए कितने में से, गलत तो नहीं हुआ है। देखो 12 दूना 24 और 7 दूनी 14, यानी 1400 बच्चे, 1560 में से 1400 केवल लड़के हैं जो पास हुए हैं। बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या है, वो फीमेल कैंडिडेट हैं। एक बार फिर से इसको समझ लो, देखो 1400 फिलहाल इसका आंसर आएगा। देखिएगा एक बार दोबारा इसको समझ लो। किसी परीक्षा में 2400 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 70% छात्र और 58% छात्राएं सफल हुई हैं। यदि कुल 1560 विद्यार्थी सफल हुए हों तो कुल कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। टोटल बच्चे परीक्षा में बैठे थे 2400, जिसमें से लड़कों का परसेंटेज 70 है, लड़कियों का परसेंटेज 58 है। टोटल पास हुए स्टूडेंटों की संख्या 1560 है। तो हमने औसत निकाल लिया कि कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए, औसत विद्यार्थी। तो 1560 बच्चे पास हुए 2400 में से। हमने देख लिया कि ओवरऑल कितने परसेंट बच्चे पास हुए, तो 1560 पास हुए 2400 में से, बटे में 2400, 100 से गुणा किया, पूरे स्कूल का रिजल्ट आया 65%, तो जिसको बीच में रख लिया है। बच्चे कितने हैं 70% और बच्चियां कितनी 58%, आपस में घटा लिया, 7:5 के अनुपात में लड़के और लड़कियां पास हुई हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक 12 के ग्रुप में 7 लड़के हुआ करते थे तो 5 लड़कियां हुआ करती थी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 2400 में से लड़कों की संख्या निकालनी थी, तो 7 ऊपर लिखा और 7 5 12 दोनों को जोड़कर नीचे रखा और 12 से कैंसिल किया, 12 दूना 24, 7 दूनी 14, तो इसका मतलब 1560 में से 1400 लड़का है जो पास हुआ है, और जो बचेगा ना कितना 1400 1500 ना 1060 बचेगा शायद, है ना 1560 तो पास ही हुआ, तो इसका मतलब कितना बचेगा, घटा लो 160 बचेगा शायद, है ना 160 बच्चियां पास हुई। तो हमसे फिलहाल पूछा था टोटल कितने लड़के एग्जाम में बैठे थे, तो एग्जाम में बैठे कितने थे बच्चे, अच्छा ठीक है 1400 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, 2400 में से 1400 लड़के बैठे हुए थे, तो लड़कियां कितनी बैठी थी, घटा लो सीधा सीधा 1000 लड़कियां बैठी। ठीक है, ये 1560 तो ओवरऑल बच्चे हैं जितने परीक्षा पास कर चुके हैं। तो फिलहाल इस वाले प्रश्न का आंसर 1400 आएगा, क्योंकि परीक्षा में सम्मिलित हुए लड़कों की संख्या कितनी आई है 1400 आई। एक ये क्वेश्चन है और ये किसी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, हमको ये एग्जैक्ट नहीं पता किस एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। मॉर्निंग वाली शिफ्ट में कोई बच्चा इसको लेके आया था कि सर इसको ज़रूर बता दीजिए। हमने ऑफलाइन क्लास में बताया था, लेकिन ऑनलाइन भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए जो बच्चे सुबह नहीं आए थे वो वीडियो में देख लेंगे और आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि सही यही हमने बताया था सुबह कि नहीं बताया था, और किसने क्वेश्चन भेजा वो जरूर बताएगा। देखिए लिखा हुआ, एक सैनिक छावनी में कुल सैनिकों की संख्या 12,000 थी, इनमें से कुछ अंग्रेज और शेष भारतीय हैं। अंग्रेजों की ऊंचाई 5 फुट 10 इंच है, जबकि भारतीयों की 5 फुट 9 इंच है। यदि सभी सैनिकों की औसत ऊंचाई 5 फुट 9 सही 3/4 इंच हो तो छावनी में कितने सैनिक भारतीय थे, ये बताना है आपको। देखिए कंडीशन क्या है, छावनी में टोटल है कितने 12,000 लोग, 12,000 में कुछ अंग्रेज हैं और कुछ इंडियन हैं सैनिक। अब कह रहे हैं कि जो अंग्रेजों की ऊंचाई है वो 5 फुट 10 इंच है, जबकि भारतीयों की ऊंचाई 5 फुट 9 इंच है। यदि सभी सैनिकों की औसत ऊंचाई 5 फुट 9 सही 3/4 इंच है तो छावनी में कितने सैनिक भारतीय हैं, 12,000 में से कितने इंडियन
सोल्जर्स वहाँ पर हैं, ये आपको बताना है। देखिए एक तरफ तो लिख देते हैं इंडियन, ऐसे ही लगेगा। हाँ ठीक है, एक तरफ लिख देते हैं अंग्रेजों को, एक तरफ लिख देते हैं भारतीयों को। और इधर लिख देते हैं भारतीयों को। जो अंग्रेज है उनकी ऊंचाई कितनी बताई गई? 5 फुट 9 इंच। लिख दो 5 फुट 9 इंच। और भारतीयों की कितनी बताई गई है? ये हो गई है अंग्रेजों की। और भारतीयों की कितनी बताई है? 5 फुट 9 इंच। है ना। और उसके बाद बताएगी औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई बीच में रखो, 5 फुट 9 सही 3/4 इंच। 9 सही 3/4 इंच। इनको आपस में घटाना है। देखो ये 5 फुट 9 इंच है। अगर आप 5 फुट 9 इंच और इधर है 5 फुट 9 सही 3/4 इंच। 5 फुट से ये वाला 5 फुट पूरा घट जाएगा, 9 इंच से ये वाला 9 इंच घट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा? 5 फुट 9 इंच घट जाएगा तो इधर बचेगा। गलत हो गया क्या? अच्छा ये 5 फुट 10 इंच है। अंग्रेजों की ऊंचाई कितनी है? 5 फुट 10 इंच है ये वाला, है ना। तो 5 फुट 9 इंच, देखो 5 फुट 9 इंच घट जाएगा तो इधर कितना इंच बचेगा? 3/4 इंच इधर बच जाएगा, ठीक है। और इधर 5 फुट 10 इंच, देखो ये वाला 5 फुट से 5 फुट घटा है। और 9 सही 3/4 इंच में से 9 इंच घट गए तो 3/4 इंच इधर बच गया है। और 5 फुट 10 इंच, तो 5 फुट से 5 फुट घटा लो, 10 फुट से 9 इंच घटा लो, 1 इंच बचेगा। तो 1 इंच से 3/4 इंच घटाओगे तो 1 माइनस 3/4, तो 4 × 9 4 से 3 चला जाएगा, तो इधर कितना बचेगा? 1/4 इंच इधर बच जाएगा। ये वाला 4 से ये वाला 4 काट दो तो अनुपात क्या बनेगा? 3:1। इसका मतलब है प्रत्येक 4 के ग्रुप में 3 अंग्रेज थे और एक भारतीय था, ठीक है। इतना तो बनता ही है कि 3 अंग्रेज और एक इंडियन सैनिक उसके बराबर है, सही अनुपात बन रहा है। तो इसका मतलब प्रत्येक 4 के ग्रुप में जो काम 3 अंग्रेज वाले सैनिक कर रहे हैं उतना एक भारतीय कर रहा है, ये मतलब है। प्रत्येक 4 के ग्रुप में एक इंडियन है और बाकी 3 अंग्रेज हैं। आप कह रहे हैं कि टोटल 12,000 सोल्जर थे, इसमें से तुमको इंडियन वाले सैनिकों की संख्या निकालनी है, तो आप यहाँ लिख लेंगे कितना? 12,000। और भारतीय सैनिक का अनुपात कितना? 1। तो 1 ऊपर लिख लेंगे और दोनों को जोड़कर नीचे लिखें, क्योंकि इस 12,000 में दोनों जगह के सैनिक हैं। तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4। 4 से कैंसिल कर दो कितना? 4 3 12 और गुणा कर दो कितना? यानी 3,000 आएगा। गलत तो नहीं हुआ? देखो इसको एक बार, 3,000, शायद 3,000 ही ऑप्शन होगा इसका। हाँ ठीक है, 3,000 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें कितने भारतीय आएंगे? 3,000 भारतीय आएंगे। एक बार दोबारा चाहो तो समझ लो इसको मोटा मोटा। एक सैनिक छावनी में कुल सैनिकों की संख्या 12,000, टोटल सैनिक 12,000 थे। उसमें से अंग्रेजी सैनिक जो थे उनकी हाइट बताई गई थी 5 फुट 10 इंच अंग्रेज वालों की। भारतीय जो सैनिक है उसकी ऊंचाई बताई गई थी 5 फुट 9 इंच। और सभी सैनिकों की औसत ऊंचाई आई थी 5 फुट 9 सही 3/4 इंच। आपस में घटा लेंगे, 5 फुट 10 इंच से 5 फुट 9 सही 3/4 इंच घटाओगे तो 1/4 इंच बचेगा। 5 फुट से 5 फुट पूरा घटा लो, 10 इंच से 9 इंच घटा लोगे तो यहाँ बचेगा 1 इंच। 1 इंच से 3/4 इंच घटाओगे तो 1/4 इंच इधर बच जाएगा। और 5 फुट 9 इंच से 5 फुट 9 इंच घट जाएगा तो बचेगा 3/4 इंच इधर। अनुपात बनाना तो नीचे दोनों 4 कैंसिल कर दोगे, 3:1 के अनुपात में बन जाएगा। टोटल 12,000 थे। भारतीय सैनिकों की संख्या निकालनी थी, जिनका रेशियो 1 ऊपर लिखते। अगर अंग्रेज सैनिकों की संख्या निकालनी होती तो ऊपर 3 लिखते। नीचे जोड़कर रखें क्योंकि टोटल सैनिक 12,000 है, तो 3 और 1 4 नीचे रख दे। 4 से काटा, 4 3 12 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 3,000। इसका मतलब है भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी आएगी? 3,000। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। लिखा है 32.50 रुपए को 50 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक लड़के को 75 पैसे मिले, जबकि प्रत्येक लड़की को 50 पैसे मिले। तो लड़कों की संख्या कितनी है या कितनी थी? ठीक है,
लड़कों की संख्या आपको बतानी है। देखिए प्रत्येक लड़के को मिल रहा है 75 पैसे, प्रत्येक लड़के को 75 पैसे, और प्रत्येक लड़की को कितना मिल रहा है? 50 पैसे। अच्छा ये बताओ, अगर 32.50 रुपए को 50 बच्चों के बीच बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को अगर बराबर बराबर दिया जाए तो एक बच्चे को कितना मिल जाएगा? भाग कर देते हैं बच्चों की संख्या से अमाउंट को, तो पता चल जाएगा कि लगभग प्रत्येक बच्चे को इतना पैसा मिल जाना चाहिए, जिसको कहते हैं एवरेज। तो हम लोग एक मोटा मोटा एवरेज निकालेंगे पहले। 32.50 रुपए में है और प्रत्येक बच्चे को यहाँ पैसे में मिल रहा है, तो ऐसा करते हैं कि इस रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। 32.50 को 100 से गुणा मारोगे तो दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे। दम पे दशमलव लगाओगे 100 से गुणा करके तो 2 जीरो पीछे के कट जाएंगे, तो आप सीधा सीधा इतना समझ लो कि 32.50 पैसे बन जाएगा। और कितने से भाग किया जाए? 50 बच्चों के बीच बंटना है, तो टोटल बच्चों की संख्या 50 है, तो 50 से भाग कर लो, एक जीरो से ये वाला जीरो काट लो और 5 से इसको काट लेते हैं। 5 छक्का 30 और 5 पचे 25, यानी औसतन देखो तो प्रत्येक बच्चे को 65 पैसा मिल जाना चाहिए। तो जो प्रत्येक बच्चे को औसत पता चल गए, 65 पैसे बीच में लिख लो और आपस में घटा लो। देखो 32.50 को 50 बच्चों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक लड़के को 75 पैसे और लड़की को 50 पैसे मिले। तो लड़कों को मिल रहे हैं कितने पैसे? 75 पैसे, और लड़की को मिल रहे हैं कितना? 50 पैसे। अगर ये 32.50 रुपए 50 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटना होता तो प्रत्येक बच्चे को लगभग 65 पैसे मिलते। ये जो रुपए में लिखा हुआ है 32.50, इसको 100 से गुणा करके हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एक रुपए में 100 पैसा होता है, और 50 से भाग कर दिया, तो लगभग एक बच्चे को 65 पैसा मिल जाना चाहिए। तो 65 पैसा बीच में रखा है, और लड़कों को मिलना चाहिए 75 पैसे, लड़कियों को मिल रहा है 50 पैसे, और सभी बच्चों का औसत जो निकल रहा है वो 65 पैसे निकल रहा है। आपस में तो घटा लेंगे, 65 10 75 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 10 पैसे, इधर से घटा के इधर लिखना, और 50 और 65 के अंतर कितना? 15 पैसे का। अब ये पैसे से पैसे कैंसिल कर लो, 5 से काट दो, 5 नहीं 15 और 5 दूना 10। इसका मतलब है 3:2। इसका मतलब है कि 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां, प्रत्येक 5 के ग्रुप में। 5-5 का अगर ग्रुप बनाया जाए बच्चों का, टोटल स्टूडेंट यानी लड़का लड़कियों को मिला के, तो लड़कियों की संख्या 3, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 2 आएगी। टोटल बच्चे तुम्हारे पास कितने हैं? टोटल स्टूडेंट है 50। इसमें से आपको किसकी संख्या बतानी है? लड़कों की संख्या बतानी। तो लड़कों का रेशियो कितना है? 3 ऊपर लिख लेंगे और दोनों को जोड़ के 3 2 5 नीचे लिख लोगे, 5 से कैंसिल कर दोगे, इधर 10 हो जाएगा और 30। इसका मतलब है कि लड़कों की संख्या कितनी है? 30। अगर लड़कियों की संख्या पूछे होता तो हम लोग यहाँ 2 रख लेते, तो 20 हो जाता है। इसका मतलब है कि 50 बच्चों का जो ग्रुप है उसमें से 30 लड़का है और बची हुई 20 लड़कियां हैं। सिंपल है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी उसी तरह था, एक बार फिर से चाहे देख लो। 32.50 रुपए को 50 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक लड़के को 75 पैसे और प्रत्येक लड़की को 50 पैसे मिल रहे हैं। तो लड़कों की संख्या बतानी है। लड़कों को 75 पैसे तो हमने लिख दिया लड़कों को 75 पैसे, लड़कियों को 50 पैसे तो लिख दिया 50 पैसे, और औसत निकाल लिया कि लगभग एक बच्चे को कितना पैसा मिल जाएगा। जो रुपए में था उसको पैसे में कन्वर्ट किया, टोटल बच्चों की संख्या से भाग कर दिया। इसका मतलब प्रत्येक बच्चे को औसतन 65 पैसे मिल जाना चाहिए। तो हमने लिख दिया बीच में 65%, आपस में घटाया तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात आ गया 3:2। इसका मतलब 50 स्टूडेंट में से अगर हमको लड़कों की संख्या जाननी तो लड़कों का रेशियो ऊपर लिखेंगे और टोटल बच्चों की जो रेशियो का योग आएगा उसको नीचे लिख देंगे। 5 से कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 से 30। इसका मतलब 50 स्टूडेंट के ग्रुप में से 30 लड़का है और 20 लड़कियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिखा हुआ गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं है, उस मिश्रण के 12 कुंटल में कितना गेहूं की मात्रा मिलाई जाए जिससे गेहूं का प्रतिशत 85% हो जाए। टोटल मिश्रण है 12 कुंटल ना। गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं है
उस मिश्रण में 12 कुंटल में कितना गेहूं, मतलब टोटल मिश्रण है 12 कुंटल ना, तो आप इसको 12 कुंटल लिख लें। टोटल अनुपात से लगा लो, ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। एक्स मान के लगाओगे ना तो कठिन हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक्स मान के ही लगा, अनुपात वाले से लगा के देखते हैं, लग जाना चाहिए। गेहूं की मात्रा इधर लिखते हैं और जौ की मात्रा इधर लिखते हैं। गेहूं अगर 80% है तो जौ कितना परसेंट होगा, 20%। और कह रहे हैं दोबारा आपको गेहूं की मात्रा करनी है कितने परसेंट, 85%। 85 5 90 10, तो इसका मतलब 15 हो जाएगा। अगर इसका रेशियो हम लोग बना ले तो कितना हो जाएगा, 4:1। ये पहले रहा होगा। अभी अगर इस रेशियो को कन्वर्ट कर ले तो कितना, 5 से 15 और 17 पचे 85, 17:3। अब देखो ये जो 12 कुंटल है ये टोटल क्वांटिटी है, ठीक है। 12 कुंटल में पहले जो मिक्सचर था उसमें से गेहूं और जौ मिला के टोटल 12 कुंटल था। कह रहे हैं क्या मिलाना है, गेहूं की मात्रा मिलाई जानी। अगर गेहूं की मात्रा मिलाई जानी है तो गेहूं का अनुपात बदलना नहीं चाहिए था। गेहूं मिलाया जा रहा है तो जौ का मात्रा का अनुपात बदलना नहीं चाहिए था, तो ये बदल गया है। जो चीज मिलाई जाएगी उसका रेशियो चेंज हो सकता है, जो नहीं मिलाया जाएगा उसका रेशियो नहीं चेंज होना चाहिए। अगर गेहूं की मात्रा मिलाई जा रही है तो ये अनुपात गेहूं का जो देखो 4 से 17 हो गया है, तो ठीक है मात्रा मिलाई गई है तो अनुपात चेंज हो सकता है। लेकिन जौ नहीं मिलाया गया तो जौ का रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो गया है तो हम लोग उसको बराबर कर लेंगे। बराबर करेंगे कैसे, पिछले 2 वीडियो में हमने अनुपात बराबर करना ही बताया, इसलिए इसको हम सीधा अनुपात से ही लगाएंगे, एक्स से नहीं लगाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जौ का जो रेशियो बराबर करने के लिए ऊपर 1 है नीचे 3 है। अगर ऊपर हम लोग 3 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो जौ का मात्रा बराबर हो जाएगी। तो इसको अगर अंदर गुणा करोगे देखो कितना हो जाएगा, 12:3 हो जाएगा और ये 17:3 ही रहेगा। तो देखो जौ नहीं मिलाएगा, जौ का अनुपात सेम कर दिया है। गेहूं मिलाया गया, 12 से बढ़ के कितना हुआ, 12 से बढ़ के हुआ 17 यूनिट, यानी कितना यूनिट बढ़ा है गेहूं, 12 5 17, तो 5 यूनिट गेहूं का बढ़ा है। ये यू बना है, 4 नहीं है। अच्छा ठीक है, इसको लिखते ही नहीं। यानी कितने यूनिट गेहूं आया है, 5 यूनिट आया है। आपको जो शुरुआत में पता है 12 कुंटल मिश्रण है, इसका मतलब शुरुआत में अनुपात कितना रहा होगा, 12 3 15, यानी 15 यूनिट की वैल्यू, 15 यूनिट की वैल्यू कितने कुंटल है, 12 कुंटल। आपको 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 5 यूनिट की वैल्यू बताने के लिए क्या करोगे, 12/15 और गुणे में कितना 5, 5 से काट दोगे 5 नहीं 15 और 3 से काट दोगे 3 चौक 12। इसका मतलब है कि हमने कितनी गेहूं की मात्रा और मिलाई है, 4 कुंटल मात्रा और मिलाई है। एक्स से लगाओगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा चला जाए, ये अनुपात से लगाओगे तो आसान पड़ेगा। अनुपात से और एक्स से लगाने वाला हम पहले 2 वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए हमने इसको सीधा अनुपात से लगाया है। फिर भी आप एक बार इसको दोबारा देख लो। लिखा हुआ गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं है, उस मिश्रण में 12 कुंटल में, मतलब ये टोटल मिश्रण है 12 कुंटल। देखो यही लिखा है, गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं है, उस मिश्रण के 12 कुंटल में कितना गेहूं मिलाया जाए, मतलब मिश्रण 12 कुंटल था, गेहूं मिलाया जाए जिससे गेहूं 85% हो जाए। तो अगर पहले गेहूं 80% तो 20% जौ, दोबारा गेहूं करना है आपको 85% तो जौ हो गया 15%। इनका रेशियो बना लिया तो पहले अनुपात 4:1 था, अब अनुपात 17:3 हो गया है। क्योंकि गेहूं की मात्रा मिलाई गई है तो गेहूं का रेशियो चेंज हो जाना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आप जौ नहीं मिलाएं तो जौ का अनुपात नहीं बदलना चाहिए। मिश्रण की क्वांटिटी भले बढ़ जाएगी लेकिन जौ जितना था उतना ही रह जाएगा। तो ये अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा तो हमको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए जो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 करने के लिए यहाँ 3 से गुणा कर रहे हैं हम लोग, तो 3 अंदर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 12:3 और ये 17:3 हो जाएगा। गेहूं की मात्रा बराबर कर दी, जो 12 था 12 से 17 हुआ, इसका मतलब गेहूं 12 था 12 से 17 हुआ, तो इसका मतलब है गेहूं कितना यूनिट बढ़ा है, 5 यूनिट बढ़ा है। टोटल जो मिश्रण था वो 12 कुंटल था, तो 12 3 15,
शुरुआत में यूनिट कितनी, 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू 12 कुंटल के बराबर है और आपको 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो हम लोग 15 से भाग कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी और 5 यूनिट की वैल्यू जानी तो 5 से गुणा कर देंगे। 5 नहीं 15 और 3 से काट देंगे, 3 चौक 12। इसका मतलब हम लोगों ने कितना कुंटल गेहूं मिलाया है, 4 कुंटल गेहूं मिलाया हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव्य रखा है, उसमें से 5 लीटर द्रव्य निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव्य डाल दिया जाता है और यह क्रिया 2 बार और की गई। अंत में बर्तन में पहले द्रव्य की कितनी मात्रा रह जाएगी। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, समझो। जैसे मान लीजिए किसी बर्तन में केवल दूध रखा है, शुद्ध दूध, उसमें जरा सा भी पानी नहीं है। आपने किया क्या, उसमें से पहले 1 लीटर दूध निकाला और पी लिया है और आपको ये डर है कि कोई जान ना जाए, इसकी वजह से आपने 1 लीटर पानी डाल दिया। होगा क्या, जितना दूध बर्तन में पहले था उससे 1 लीटर निकालोगे तो 1 लीटर कम हो गया। मान लो कि 10 लीटर बर्तन में पहले दूध था, उसमें से तुमने 1 लीटर निकाला तो 9 लीटर हो गया और फिर आपने उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया। तो होगा क्या कि मात्रा तो बराबर हो जाएगी, 10 लीटर पहले थी, 10 लीटर अब भी हो जाएगी, लेकिन दूध की क्वालिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने 1 लीटर शुद्ध दूध निकाला है और उसकी जगह पर 1 लीटर पानी डाला है। दोबारा थोड़ी देर बाद आपका फिर से मन हुआ कि लाओ 1 लीटर और पी लेते हैं, तो जब तुम दोबारा निकालने जाओगे ना तो तुमको दोबारा शुद्ध दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी तो तुम खुद ही ने 1 लीटर पानी डाल के आए हो अभी। तो दोबारा निकालोगे तो तुमको मिश्रण मिलेगा दूध और पानी का, जो तुम पानी डाल के आए हो। ऐसा तो है नहीं कि पानी डाल दिया है तो तुम एक किनारे से पानी पानी निकाल लोगे, सॉरी दूध दूध निकाल लोगे, पानी पानी छोड़ दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो जब आप दोबारा निकालोगे तो दोबारा आपको दूध की शुद्ध क्वालिटी नहीं मिलेगी, आपको दोबारा मिश्रण मिलेगा। आपने ये काम दोबारा किया, फिर से 9 लीटर हुआ, आपने फिर पानी डाल दिया, फिर 1 लीटर डाल के मेंटेन कर दिया, उसकी जो क्वांटिटी थी वो बराबर है, लेकिन क्वालिटी उसकी ख़राब होती जा रही। आपने यही काम टोटल 3 बार किया। लास्ट में हुआ क्या, तुमने 3 लीटर पानी तो एक्स्ट्रा कर दिया, लेकिन क्या दूध 3 लीटर निकाल पाए हो? 3 लीटर नहीं निकाल पाए हो। पहली बार तो आपने 1 लीटर निकाला था, दूसरी बार जब आपने निकाला था तो उसमें दूध और पानी का मिश्रण निकला था, तो दूध की कुछ क्वांटिटी कुछ पानी की क्वांटिटी निकली और फिर से पानी डाला, फिर से दूध और पानी की क्वांटिटी निकाला। तो एक्चुअल में लास्ट में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी रह गई है ये बताना है। मिश्रण तो 10 का लीटर था और 10 लीटर अभी भी है, आपको बताना ये होगा कि दूध की शुद्ध मात्रा कितनी रह गई है। ठीक है, देखो इसको अनुपात वाले रेशियो से नहीं करते, इसको एक छोटा सा फार्मूला से कर लो, या फार्मूला से नहीं करना चाहते हो तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला है CISI वाला, उस वाले से लगा लेते हैं। आप एक बार इसको डिटेल में समझ लो। देखो एक बर्तन में 50 लीटर दूध था, अगर आपको शेष शुद्ध मात्रा निकालनी होगी, कभी भी शेष शुद्ध मात्रा, आप एक फार्मूला याद रखेंगे। पहले लिखेंगे प्रारंभिक मात्रा जितनी बर्तन में है टोटल 50, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस निकाली गई मात्रा, क्योंकि आपने पहली बार कितने लीटर निकाला था, 5 लीटर, और फिर से प्रारंभिक मात्रा बट्टे में लिखेंगे और पावर में लिख देंगे तुमने ये काम जितनी बार किया होगा। हमने देखो एक बार 5 लीटर निकाल के उसकी जगह पर दूसरा द्रव्य डाला है और 2 बार ये काम और किया है, तो टोटल हमने ये काम कितनी बार किया है, 3 बार किया है। बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा कि पहली वाली मात्रा बर्तन में शुद्ध कितनी रह गई है। फार्मूला होता है शेष शुद्ध मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा ब्रैकेट में 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा पावर में क्रिया, कितनी बार आपने काम किया है, निकाला डाला है। ठीक है, तो देखिए आप इसको सरल कर लो थोड़ा सा, ये हो जाएगा 1/10, ऊपर आएगा 1, नीचे हो जाएगा 10। इसको सरल करोगे 10 ही करना, 10 से जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9/10 और इंटू में इधर लिख लो 50 और पावर में 3 है तो यही चीज़ 3 बार लिख लो, 10/3 सॉरी 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। आप एक जीरो से ये वाला जीरो काट लो, ठीक है ना। अच्छा अगर 5 से काटना चाहते हो तो 5 से भी काट लें, 5 लीटर ही तो निकाला गया था 5 में से, हाँ ठीक है। ऐसा करते हैं ना कि 9 का क्यूब लिख देते हैं, कितना 729,
और इंटू में ये वाला 5 कर लेते हैं, और 100 से भाग करना आसान होगा तो हम नीचे बटे में 100 कर लेते हैं, है ना। 2 अंक पे दशमलव रख लेंगे, 5 से गुणा करोगे, 5 9 कितना, हाँ 45, कैरी आएगा 4, 5 दूनी 10, 4 14 की 4, कैरी आएगा 1, और 7 5 35 1 36। 1 अंक पे 2 अंक पे दशमलव रखना, क्योंकि नीचे 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 36.45 लीटर शुद्ध दूध बचा है। मिश्रण तो पहले भी 50 लीटर था, अभी भी 50 लीटर है, लेकिन उसमें शुद्ध दूध की मात्रा कितनी रह गई है, शुद्ध दूध की मात्रा रह गई 36.45 लीटर। ठीक है, देखो एक बार इसको दोबारा समझ लो। एक बर्तन में 50 लीटर द्रव्य रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव्य निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव्य डाल दिया जाता है। यह क्रिया 2 बार और की गई, मतलब ये काम 3 बार किया गया है। 50 लीटर के मिश्रण दूध का जैसे रखा हुआ है, द्रव्य कोई भी मान लो, दूध ही क्यों, दूध मान लो वैसे, 5 लीटर निकाला, 5 लीटर पानी डाला, दोबारा फिर 5 लीटर निकाला, तो अब की बार दूध नहीं निकला, क्या निकला, मिक्सचर निकला। 5 लीटर बाहर आया, फिर 5 लीटर शुद्ध पानी डाला, फिर से 5 लीटर मिक्सचर बाहर किया, 5 लीटर फिर पानी डाला। मिश्रण अभी का अभी 50 लीटर पहले था, 50 लीटर अभी भी आराम से पूरा क्वांटिटी अपनी मेंटेन किया हुआ है, लेकिन क्वालिटी खराब कर दी आपने उसकी। तो हमने क्या किया, देखो शुद्ध मात्रा कितनी बची है उसमें पहले वाले मिश्रण की, तो यहाँ पे लिखा 50 प्रारंभिक मात्रा, ब्रैकेट में 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा, और पावर में क्रिया। सरल किया, 1 बटे कितना हो गया, 10, 10 इक्का 10, 10 से 1 जाएगा, 9 बटे 10, पावर में 3 है, तो 9 बटे 10, 9 बटे 10, 9 बटे 10 3 बार लिखना पड़ेगा। इंटू में 50, 0 से 0 काटा, 9 का क्यूब 729, 9 गुणे 9 गुणे 9 करोगे तो 729, 5 से मल्टीप्लाई मारोगे तो हो जाएगा 3645, और 100 से डिवाइड करोगे, 2 अंक पे दशमलव रख दोगे, तो शुद्ध मात्रा कितनी बची रह गई है, 36.45 लीटर। अच्छा, इसको एक तरीके से और कर सकते हो, देखो अगर एक दूसरा तरीका आप इसका समझना चाहो तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको मिटा ले तो बताएं। हाँ, इसको तो समझ ही लिया होगा, नोट कर लेना। इसका एक दूसरा तरीका है, देखो इसको मिटा के बताते हैं फिलहाल, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। आंसर इतना ही आएगा, लेकिन कुछ लोग उसको उस तरीके से करते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर लीजिए। देखो आप करिए क्या कि जितनी मात्रा निकाली जा रही उसको ऊपर लिखो, और कितने से निकाली जा रही, 50 से, इसको सरल कर लो, आएगा 1/10। इसका ये मतलब है कि 10 में से आप 1 लीटर निकालोगे तो 9 बचेगा, दोबारा फिर 10 में से 1 निकालोगे 9 बचेगा, तिबारा फिर 10 में से 1 निकालोगे 9 बचेगा। इधर हो जाएगा 1000, इधर हो जाएगा 729। हम अगर याद आया हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग इसी तरह करते हैं, रेट ऊपर लिखते हैं, 100 से सॉल्व कर लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, इंटरेस्ट बढ़ रहा, जोड़ के लिखते जाते हैं, इसमें मिश्रण निकल रहा, घटा के लिखते जाते हैं। 10 में से 1 कम हो, 10 में से 1 कम हो, 10 अगर ये काम 3 बार किया तो हम लोग इसको 3 बार लिखेंगे, ये क्रिया 2 बार की गई तो 2 बार लिखेंगे, 4 बार किया गया तो 4 बार करेंगे। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1000, 9 का 3 बार गुणा करेंगे, 729। इसका ये मतलब है कि ये जो 1000 आया है प्रारंभ में मिश्रण की पहले वाले की क्या बता रहा है, वैल्यू यूनिट में बता रहा है। दोबारा जो बता रहा है 729, टोटल ये पहले वाले मिश्रण में पहली वाली मात्रा की यूनिट बता रहा है। ये मिश्रण निकालने डालने के बाद मिश्रण में पहले वाले के शुद्ध मात्रा बता रहा है। तो ये पहले वाले के है, ये वर्तमान का है। पहले वाले को दर्शा रहा है 1000 को, आपको जानना कि वर्तमान में मात्रा कितनी, तो 729 से क्या करो, इसमें गुणा कर दो। समझ पा रहे हो हम क्या बता रहे हैं। 10 से 1 कम हुआ तो 3 बार किया, गुणा करोगे 1000 आएगा, इधर 729 आएगा। ये जो 1000 है ये प्रारंभ में बताएगा कि पहली वाली मात्रा कितनी है, और 729 वर्तमान में पहले वाले मिश्रण या पहले वाले द्रव्य की मात्रा कितनी है। तो पहले 50 लीटर था, अभी भी 50 लीटर है। ठीक है, ये जो बात आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, अगर पहले मिश्रण 50 लीटर था तो अभी भी मिश्रण 50 का 50 ही लीटर है, लेकिन इसमें पहले वाले द्रव्य की जो है क्वांटिटी कम हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने उसमें 5 लीटर निकाला, फिर पानी डाला, फिर निकाला, फिर पानी डाला, फिर निकाला, फिर पानी डाला, तो मिश्रण अभी भी 50 लीटर का 50 ही लीटर है, लेकिन पहले वाला द्रव्य जो था उसकी
क्वालिटी कम हो गई और क्वांटिटी भी कम हो गई। ठीक है, इसको आप कर लें, 0 से 0 काट दें। अभी फिर देखिए 729 को अभी 5 से गुणा किया था, फिर से 5 से गुणा करने के लिए आ गया, तो फिर से कर लो। 5 9 45 की 5 कैरी 4, 5 दूना 10, 4 14 की 4 कैरी 1, 7 दूनी और 7 पचे 35, 1 36, 36.45 लीटर। इससे भी आंसर आएगा। ये वाला कुछ जगह बहुत अच्छा काम करेगा, इसलिए हमने इसको ज़रूर बता दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें से 12 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है और यह क्रिया एक बार और की गई है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? एक बार पहले बता दी गई, एक बार क्रिया और की गई, इसका मतलब टोटल 2 बार ये क्रिया की गई है ना। देखो 12 लीटर निकाली गई, कितने में से? 60 लीटर में से। तो जितनी मात्रा निकाली जाएगी वो लिख लो और कितने में से निकाली जाती है उसको बटे में लिख लो। इसको काटोगे तो बनेगा कितना? 1/5 बनेगा। 5 में से 1 लीटर निकाला तो 5, 1 कम करके 4, फिर से 5, 1 कम करके 4। अगर 2 बार एक क्रिया की गई तो 2 बार लिखो, 3 बार एक क्रिया की गई है तो 3 बार करिए। आपस में गुणा कर देंगे, 5 पचे 25 और 4 चौक 16। इसका मतलब हुआ कि पहली बार मिश्रण में जो दूध की मात्रा टोटल मिश्रण थी वो पहले शुरुआत में 25 यूनिट थी, वर्तमान में 16 यूनिट बची है। दूध की मात्रा, मिश्रण की मात्रा नहीं। शुरुआत में 25 यूनिट, वर्तमान में 16 यूनिट बची। पूछा क्या गया है? देखो, परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। एक चीज याद रखना, अगर आपको कोई आंसर अनुपात में बताना है या प्रतिशत में बताना है तो आपको जरूरी नहीं कि टोटल क्वांटिटी के साथ इसको सॉल्व किया जाए। आप देखो, अगर पहले शुरुआत में 25 यूनिट दूध था, वर्तमान में 16 यूनिट बचा है, तो वर्तमान में दूध की वैल्यू तो कितना आ जाएगी? 16 यूनिट वर्तमान में दूध की यूनिट, पहले 25 थी, वर्तमान में 16 यूनिट बची है। अगर 25 थी, 25 से 16 यूनिट बची और मिश्रण अभी भी 25 लीटर है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना? 16 9 25। इसका मतलब जो 9 लीटर आया वो क्या होगा? पानी होगा। नहीं समझ में आया? दोबारा देखो, 12/60 किया, 1/5 बना, 5 से 4, 5 से 4 2 बार ये क्रिया की गई थी। 5 पचे 25 किया, 4 चौक 16 किया। इसका मतलब है प्रारंभ में दूध 25 यूनिट था, वर्तमान में 16 यूनिट है। ये क्रिया करने के बाद मिश्रण अभी भी जितना प्रारंभ में था उतना ही रहेगा, दूध का जो है मात्रा उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, या तुम हो सकता है ऐसे करो कि ठीक है, शुरुआत में 60 लीटर था तो लिखो यहाँ 25, क्योंकि 25 यूनिट दर्शा रहा प्रारंभ में, वर्तमान में दूध की यूनिट है 16 यूनिट, तो 16 की वैल्यू निकालो। 5 पच्चे 25 करो और फिर ऊपर कितना करोगे? 12 पंचे 60 करो और फिर और गुणा करो तो कितना हो जाएगा? ये तो कट ही नहीं रहा है। 5 पच्चे 25, 12 पंचे 60, यानी 12 गुणे में 16 बटे में 5। ये तो हो जाएगी दूध की मात्रा। और इसके बाद अगर आप पानी की मात्रा निकालोगे तो 60 बटे में 25 और 16 9 25, यानी 9 यूनिट आएगा क्या? पानी। 5 से काटो, 5 पच्चे 25 और यहाँ लिखो 12, यानी 12 गुणे में 9 बटे में 5। ये 5 से 5 काटो, 12 से 12 काटो, तो फिर निकालो 16:9। फिर से देखो वही आया। तो अगर कोई भी आंसर अगर आपको अनुपात में बताना है, प्रतिशत में बताना है, तो आप मूल वैल्यू में कुछ भी ना करो, तब भी अनुपातिक और परसेंटेज के आंसर में कोई चेंज नहीं होता है। तो हमने इसी वजह से इतना ये काम नहीं किया था और आपको भी ये नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको आंसर अनुपात में बताना है तो। ठीक है, देखो 12/60 किया, 1/5 हुआ, 5 से 4 हुआ, 5 से 4 हुआ, 5 पच्चे 25, 4 चौक 16। इसका मतलब प्रारंभ में दूध की जो वैल्यू थी वो 25 यूनिट के बराबर थी, वर्तमान में 16 यूनिट के बराबर है। अगर वर्तमान में 25 से कम होकर दूध की वैल्यू 16 यूनिट रह गई है, तो प्रारंभ में 25 में से अगर 16 दूध रह गई, तो इसका मतलब है कि मिश्रण तो रहा ही होगा 25, तो कितना पानी आया होगा? 9 यूनिट पानी आया होगा। तो 16:9 सीधा लिख दिया और हमने इधर मूल वैल्यू को लेके कंपेरिजन करके भी देख लिया, लास्ट में 16:9 आया, तो इसका आंसर 16:9 ही आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को बार आप पीछे करके वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगला सवाल। ये उसी का है, अगला टाइप।
कि हर बार सेम क्वांटिटी ना निकाल के अलग अलग क्वांटिटी में मिश्रण बाहर किया जाए तो क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो एक वैसा क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। एक पात्र में 60 लीटर एल्कोहल रखा गया है, उसमें से 10 लीटर एल्कोहल निकालकर इतना ही पानी डाला गया है, फिर 15 लीटर मिश्रण निकाला गया है। दोबारा क्या निकाला गया, क्योंकि एल्कोहल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि पहली बार एल्कोहल निकाल के पानी डाल दिया तो वो मिश्रण हो गया है। 15 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसकी जगह पर पुनः पानी डाला गया, पुनः 12 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसकी जगह पर पानी डाला गया। अंत में पात्र में शुद्ध एल्कोहल की मात्रा कितनी रह गई, ये बताना है आपको। तो देखो, शेष शुद्ध एल्कोहल बताना है कि लास्ट में शेष कितनी मात्रा रह गई। शेष शुद्ध एल्कोहल लास्ट में कितना रह गई ये बताना है। शुरुआत में था 60 लीटर, 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा भी भूलेंगे नहीं हम लोग इसको। निकाली गई पहले कितनी, 10 लीटर, कितने में थे, 60 में से। अभी अगर यही 10 लीटर निकाली गई होती, फिर दोबारा 10, फिर दोबारा 10, तो हम लोग ये काम 3 बार हुआ होता तो इसके ऊपर पावर में 3 लिख देते थे। 2 बार ये काम होता तो पावर में 2 लिख देते थे, लेकिन अब की बार अलग अलग क्वांटिटी निकाली गई तो इसी के आगे इंटू करके लिखते रहेंगे। 1 माइनस दोबारा कितनी मात्रा निकाली गई है, दोबारा 15 लीटर निकाली गई है, तो ऊपर लिख लो 15 और बटे में कितना लिख लो, 60। तिबारा फिर 1 माइनस निकाली गई मात्रा कितने लीटर, 12 लीटर, तो 12 लिख लो और नीचे कितना लिख लो, 60 लिख लो। ये 3 बार हुआ तो 3 बार अलग अलग क्वांटिटी निकली तो अलग अलग बार लिखना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। ये 0 से ये वाला 0 काट लो, 15 से काट लो, 15 का नाम 15, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60। देखो ये हो जाएगा 60 इंटू 6 से 1 जाएगा तो हो जाएगा 5 बटे में 6, इंटू 4 से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3 बटे 4, इंटू 5 से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बटे में 5। ये 4 से ये 4 काट दो, ये 5 से ये 5 काट दो, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 2 से काट दो, कितना आ जाएगा 30 लीटर। इसका मतलब है शुद्ध एल्कोहल कितना रह गया अभी मिश्रण में, 30 लीटर। 3 बार अलग अलग क्वांटिटी निकाली गई तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। अगर सेम क्वांटिटी तो वही चीज़ पावर में लिख देनी है, 3 बार हुआ तो 3 बार, 2 बार हुआ तो 2 बार। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह लग जाएगा, क्योंकि तीनों बार अलग अलग निकाला गया था। पहली बार एल्कोहल निकला था, उसके बाद मिश्रण निकलेगा, क्योंकि एक बार आपने 10 लीटर एल्कोहल निकाल के उसकी जगह पर पानी डाल दिया है, तब वो एल्कोहल नहीं रह गया है, वो मिश्रण हो गया है। तो दोबारा अगर आप क्वांटिटी निकाल रहे हैं 15 लीटर, तो अब की बार वो 15 लीटर एल्कोहल न निकल कर क्या निकलेगा, मिश्रण निकलेगा। और तिबारा क्या निकाला था, 12 लीटर, फिर से मिश्रण निकाल के उसकी जगह पर पानी मिलाया गया था। बताना ये था कि ये तीनों बार ऐसा करने के बाद लास्ट में जो मिश्रण हमारे पास बचा हुआ है उसमें एल्कोहल की शुद्ध मात्रा कितनी रह गई है। हालांकि मिश्रण अभी भी 60 का 60 लीटर ही बना रहेगा, लेकिन एल्कोहल की मात्रा उसमें से 30 लीटर ही बचेगी। अगला एक क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ दूध और पानी के मिश्रण में 40 लीटर में 10% पानी है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% बनाने के लिए इसमें जो पानी मिलाया गया है वह क्या है, यही बताना है। देखो, दूध और पानी के मिश्रण के 40 लीटर में 10% पानी है, तो इसका मतलब है कि 90% दूध होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो 40 लीटर टोटल मिश्रण, ठीक है। इसमें से अगर आपको निकालना है पहले पानी, तो पानी इसमें बताया गया है 10% है, और दूध इतना कितना है, देखो दूध रह जाएगा 90%, यही तो होगा। 10% निकालोगे इसका मतलब पानी 4 लीटर हो जाएगा, तो 36 लीटर हो जाएगा दूध। 40 लीटर में से अगर 4 लीटर पानी तो 36 लीटर दूध। कह रहे हैं कितना पानी मिलाया जाए, तो 4 बटे में कितने लीटर पानी मिलाया जाए, 1 लीटर, और बटे में लिख लो 36, जिससे कि पानी का अनुपात कितना हो जाए, 20%। पानी 20% बनाना, तो 20% अगर पानी हो जाएगा तो दूध कितना परसेंट हो जाएगा, 80%। 20 चौक 80 हो जाएगा, 1/4 बनेगा। इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 4x, और बराबर में हो जाएगा 36। आप 16 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर में हो जाएगा 20, और 4 से काट दोगे तो हो जाएगा 5 लीटर। इसका मतलब कितना पानी मिलाया गया था, 5 लीटर। या तो आप इसको ऐसे लगा लो 5 लीटर, या एक अगला तरीका और है,
याद रखना, जो चीज़ मिलाई जा रही है उस चीज़ की क्वांटिटी बढ़ सकती है, लेकिन जो नहीं मिलाई जा रही उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। तो आप ये याद रखो कि मिलाया गया है, क्या पानी मिलाया गया है तो पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसका परसेंटेज चेंज होगा, लेकिन दूध नहीं मिलाया गया तो दूध का परसेंटेज नहीं चेंज होगा। तो आप इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते थे कि देखिए टोटल, इसको मिटा देते हैं तो बताते हैं ताकि जगह बन जाए प्रॉपर। ये तो हो गया बेसिक तरीका जो अच्छा, इसको अनुपात से भी लगा सकते थे अगर आप लगाना चाहें तो। दूसरा तरीका इसका अनुपात वाला भी है जो कि हमने पहले 2 वीडियो में बताया हुआ है। अनुपात के अलावा भी एक तरीका है, देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखो दूध और पानी के मिश्रण में 40 लीटर, अगर 40 लीटर मिश्रण है, मिलाया क्या गया है पानी, इसका मतलब दूध कितना रहा होगा 90%, तो यहाँ लिख लो 90%। उसके बाद कह रहे हैं कि नए मिश्रण में पानी मिलाया गया। अच्छा, पानी मिलाया गया है तो मिश्रण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पहले 40 लीटर था, अब पता नहीं कितना पानी मिलाएगा तो अब x कर लो। लेकिन मिलाने के बाद अगर दूध पानी 20% हो गया है तो इसका मतलब दूध कितना रहेगा, दूध 80% रहेगा, तो दूध की मात्रा 80% कर लो। बीच में बराबर का सिंबल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पहले जो है 40 लीटर के मिश्रण में 90% दूध था, दोबारा मिश्रण बढ़ा है, पानी आया है, लेकिन दूध की क्वांटिटी थोड़ी ना बढ़ी है, तो दूध का परसेंटेज देखो 90 कहाँ से आया, दूध और पानी के मिश्रण में से 40 लीटर में से अगर 10% पानी है तो 90 दूध होगा, तो हमने यहाँ 90 लिख दिया है। पानी मिलाया गया तो मिश्रण 40 प्लस x, जो पानी नया मिलाया गया वो हमने x रख लिया है। अब अगर दूध 20% हो, पानी 20% होना है तो दूध 90 रहेगा, तो यहाँ 90 लिख दिया। यहाँ कितना लिख दिया है 80 लिख दिया, क्योंकि अगर 20% पानी है तो दूध की क्वांटिटी 80% रह जाएगी। अब परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 0 से वाला 0 काट दो, और कुछ कटेगा 8 से काट दो, 8 × 40 और 9 बचे कितना हो जाएगा 45, इधर 45 और बराबर में हो जाएगा 40 प्लस x की वैल्यू आ जाएगी 5 लीटर। ये एक नया तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो या तो ऐसे लगा लो इसको। ऐसे नहीं लगाना चाहते हो, एक और पुराना तरीका जो इससे पहले बताए थे उस वाले से अगर लगाना चाहो तो देखो लगे हाथ, इसको देख ही लेते हैं। यहाँ लिखो दूध और इधर लिखो पानी। कह रहे हैं कि आप 10% पानी है तो पानी 10, दूध 90। इसका मतलब दूध और पानी का रेशियो कितना 9:1। पानी 20% करना है तो पानी 20%, तो दूध 80%। इसका मतलब दूध, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 एकम 2, यही होगा। मिलाने को क्या कहा गया, पानी, पानी मिलाया गया तो पानी का रेशियो बदलेगा, लेकिन दूध का नहीं बदलना चाहिए, और यहाँ दूध का बदल गया है। दूध का रेशियो सेम करने के लिए करना क्या होगा, देखो इस वाले 4 से ऊपर गुणा, इस वाले 9 से नीचे गुणा, इसको अंदर करो, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 9 चौक 36, और ये हो जाएगा 9 एकम 9। अब ध्यान से देखो, दूध नहीं मिलाया गया, दूध का अनुपात बराबर हो गया, पानी मिलाया गया, पानी का अनुपात चेंज हुआ है, 4 से बढ़ के 9 यूनिट हुआ, तो कितना यूनिट बढ़ा है 5 यूनिट बढ़ा है। शुरुआत में टोटल 40 लीटर था, तो शुरुआत में 36 और 40, सिंपल सी बात है, 40 यूनिट की वैल्यू अगर 40 लीटर है तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, तो क्या करोगे 40/40 और गुणे में 5, 40 से 40 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 लीटर। तो आप इन तीनों तरीकों में से किसी एक को समझ लो, अगर आप तीनों समझ गए हो तो अच्छी बात है, बाकी आप वीडियो को दोबारा भी देखकर समझ सकते हैं। मिश्रण हमारे हिसाब से तो ख़त्म हो गया है, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो अभी हमने इसमें ना बताए हों, लेकिन एसएससी जीडी के एग्ज़ाम शुरू होने वाला है तो हम ये सोच रहे हैं कि मिश्रण से आगे वाले चैप्टर भी हम लोग जल्दी जल्दी करके कवर कर लेते हैं। आप वीडियो को 2 बार देखकर आप इसे बेहतर समझ सकते हो। बाकी आपको अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और ऐसा लगता है कि हाँ हम एक क्वेश्चन को 3 तरीके या 4 तरीके से बता सकते हैं, हमारा मकसद ये नहीं था कि आपको क्वेश्चन को 4 तरीके से बता के हम अब ये प्रूव करें कि हम 4 तरीके से लगा लेते हैं। सभी लोग लगा लेते हैं, बहुत सारी बुक है, अलग अलग तरीके से लगा हुआ है। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप उनसे भी समझ सकते हो। हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है कि हम बेहतर से बेहतर समझा सकें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें।
ठीक है, फिर मिश्रण का चैप्टर हम लोग खत्म करते हैं और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।